मंजू कला। हाँ मंजू लगा दी बेटा, मंजू आपकी भी लगा दी। मंजू, मनीषा रेगर, कोमल चौधरी, निशा बागड़ी, रवीना चौधरी, हिनल जोशी, हेमलता मीणा और कोमल चौहान। ठीक है, और हमको आने दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, गायत्री मीणा आ गई, गायत्री मीणा, मनीषा चौधरी। गैलेक्सी M30, खुशी, प्रीति धारीच, प्रीति धारीच। मैम मनीषा चौधरी प्रेजेंट है। क्या नाम है, क्या नाम है? मनीषा चौधरी। रवीना लगा दी बेटा, रवीना लगा दी। गैलेक्सी मनीषा M30, गैलेक्सी अपना नाम बोलो, गैलेक्सी बेटा, गैलेक्सी M30 आपका कैसे आएगा अटेंडेंस? गैलेक्सी M30 अपना नाम बोलो बेटा, गैलेक्सी का नाम क्या है? ना बेटा, गैलेक्सी का नाम बोलो बेटा। हाँ बेटा, गैलेक्सी नाम बोलो बेटा, गैलेक्सी आपका नाम बोलो। मनीषा खारबाज, ठीक है बेटा। प्रीति धारीश, खुशी बीना, मंजू, मनीषा रेगर, निशा बागरी, कोमल चौधरी, रवीना, कोमल चौहान, मनीषा चौधरी, गायत्री मीणा, मुस्कान चौधरी। ठीक है, मुस्कान चौधरी। अभी स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में देख लेते हैं। और विजयलक्ष्मी आ गई, विजयलक्ष्मी देपन। कणिका जैन, आरती चौधरी, उन्नीस हो गए, 19, 20। किस? दिव्या राठौर, दिव्या राठौर। किस तो आई गए आप, फिर 22, 23 सीखते हैं। मैम दिव्या राठौर प्रेजेंट। हाँ लगाती बेटा, दिव्या राठौर। ज्योति वर्मा इज ऑल्सो, ज्योति वर्मा एंड कमला, ज्योति वर्मा एंड कमला बगुड़ा। विद्या लगा दी आपकी बेटा, ज्योति वर्मा है ना, इनकी भी लगा दी, ज्योति वर्मा। हाँ बेटा, अब स्टार्ट कर देते हैं 5 मिनट में।
कोमल चौहान भी आ गई, रवीना चौधरी, कामाक्षी सोलंकी आई हैं अभी। 23 हो गए पार्टिसिपेंट्स सभी। हाँ बेटा, मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपको, हिंदी में पहले कर रहे हैं स्लाइड शेयर। अपन क्या कर रहे थे, एस्परजिलस। अब एस्परजिलस में आज अपन क्या करेंगे, किस तरह से एस्परजिलस में कवक में लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो एस्परजिलस नामक कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो एस्परजिलस की बहुत कम जातियों में लैंगिक जनन पाया जाता है और अन्य में या तो खोज नहीं हो पाई है या फिर उद विकास के दौरान लैंगिक जनन क्षमता नष्ट हो गई है। तो एस्परजिलस की अधिकांश जातियां समजालिक या समथैलिक होती हैं, होमोथैलिक होती हैं। अब अपन बात करते हैं एस्परजिलस में नर जन्नांग को पुंधानी कहते हैं। एस्परजिलस नामक कवक में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथेडियम कहते हैं, तो नर जन्नांग को एंथेडियम कहते हैं, पुंधानी कहते हैं, तथा एस्परजिलस में स्त्री जन्नांग को एस्कोगोनियम या आर्किकार्प कहते हैं। मतलब द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एस्परजिलस इज कॉल्ड एज एस्कोगोनियम और आर्किकार्प। तो सबसे पहले ये देखना, ये डायग्राम है एस्परजिलस में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो बात करते हैं एस्कोगोनियम की। तो कवक तंतु की किसी भी कोशिका से एक शाखा का विकास होता है जो शीघ्र ही सर्पिल व पटयुक्त हो जाती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका बहु केंद्र की होती है। धीरे धीरे यह शाखा सघन रूप से कुंडलित होकर एक स्प्रिंग सदस्य संरचना बनाती है जिसे आर्किकार्प कहते हैं। आकर्षक आर्किकार्प 3 क्षेत्रों में विभेदित होती है। तो ये आप देख रहे हो जो आर्किकार्प है, आर्किकार्प 3 क्षेत्रों में विभेदित होती है। तो अपन देखते हैं कौन कौन सा भाग है। शीर्ष भाग आर्किगोनियम 3 भागों में विभाजित होती है। शीर्ष भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है जो लंबा एक कोशिक एवं बहु केंद्र की होता है। यह भाग स्त्री जन्नांग का ग्राही स्थल का कार्य करता है। तो देख लो ट्राइकोगोनम आर्किकार्प का जो शीर्ष भाग है वो ट्राइकोगाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मैं घुमा रही हूँ, बी में देखना, आर्किगोनियम का शीर्ष भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है जो लंबा एक कोशिक एवं बहु केंद्र की होता है। और नेक्स्ट है, दूसरा है ट्राइकोगाइन के नीचे स्थित भाग स्त्री युग्मक धानी का कार्य करता है जिसे एस्कोगोनियम कहते हैं। तो ये देखो ट्राइकोगाइन के नीचे स्थित भाग स्त्री युग्मक धानी का कार्य करता है जिसे एस्कोगोनियम कहते हैं। यह एक कोशिक व बहु केंद्र की होता है। तो आर्किकार्प का आधारी भाग बहु कोशिक व बहु केंद्र की होता है जो वृंत स्टॉक के रूप में कार्य करता है। तो अब अपन पढ़ते हैं पुंधानी एंथेडियम आर्किगोनियम में। मतलब इसकी बात हो गई, किसकी बात कर रहे थे, एस्कोगोनियम की बात। अब है एंथेडियम पुंधानी कैसे होता है। तो एस्कोगोनियम के पास ही उसी कवक तंतु पर अथवा दूसरे कवक तंतु पर पुंधानी का विकास होता है। आर्किकार्प के पटीकरण से पूर्व अथवा तुरंत पश्चात एक शाखा पॉलिनोडियम विकसित होती है। पॉलिनोडियम के शीर्ष भाग में पट निर्माण द्वारा एक कोशिक पुंधानी का निर्माण होता है तथा आधारी शेष भाग वृंत का कार्य करता है। पुंधानी तथा इसका वृंत दोनों ही बहु केंद्र की होते हैं। तो बेटा ये देखना, सी डायग्राम क्या बताया, जो एस्कोगोनियम के पास ही उसी कवक तंतु पर अथवा दूसरे कवक तंतु पर पुंधानी का विकास होता है और आर्किकार्प के
पटीकरण से पूर्व अथवा तुरंत पश्चात एक शाखा पॉलिनोडियम विकसित होती है। तो पॉलिनोडियम के शीर्ष भाग में पट निर्माण द्वारा एक कोशिक पुंधानी का निर्माण होता है। ये देखो डी डायग्राम में दिख रहा है, एंथ्रेडियम का पुंधानी का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी अथवा कोशिका द्रव्य लयन। प्लाज्मोगेमी तो पुंधानी व्रंत द्वारा एस्कोगोनियम के पुंधानी व्रंत द्वारा एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटती हुई ट्राइकोगाइन के संपर्क में आती है। इस क्रिया को युग्मक धानीय संपर्क गेमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। तो युग्मक धानीय संपर्क किसे कहते हैं? पुंधानी व्रंत द्वारा एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटती हुई ट्राइकोगाइन के संपर्क में आती है और इस क्रिया को गेमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। तो उभयनिष्ठ भित्तियों के विलीन होने से बने छिद्र द्वारा पुंधानी की अंतर वस्तु ट्राइकोगाइन से होकर एस्कोगोनियम में पहुंच जाती है। यहाँ पुंधानी व एस्कोगोनियम के कोशिका द्रव्य का संयोजन तुरंत हो जाता है, परंतु केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। नर व स्त्री केंद्रक परस्पर युग्मों में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें केंद्रक युग्म डाई कैरियन कहते हैं। तो आप ये देख रहे हो डी डायग्राम में केंद्रक युग्म का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होता है, केंद्रक युग्म का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे एस्परजिलस की कुछ जातियों में पुंधानी की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित नहीं है। जैसे एस्परजिलस रिपेंस में पुंधानी का ट्राइकोगाइन से संपर्क तो होता है, परंतु पुंधानी की अंतर वस्तुएं एस्कोगोनियम में स्थानांतरित नहीं होती हैं। कुछ अन्य जातियों में जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस व एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आदि में पुंधानियों का अभाव होता है और इन परिस्थितियों में एस्कोगोनियम केंद्रक आपस में केंद्रक युग्म डाइकैरियन बना लेते हैं। फिर कुछ जातियां एस्परजिलस की ऐसी है जिनमें क्या है कि पुंधानी नहीं पाई जाती, पुंधानी अनुपस्थित होती हैं, जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस व एस्परजिलस फ्यूमिगेटस में पुंधानी अनुपस्थित होती है। और जब पुंधानी अनुपस्थित होती है तो एस्कोगोनियम केंद्रक आपस में केंद्रक युग्म डाइकैरियन बना लेते हैं। अब बात करते हैं एस्कोकार्प का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एस्कोकार्प इन एस्परजिलस। तो केंद्रक युग्म बनने के पश्चात एस्कोगोनियम पटयुक्त सेप्टेट हो जाती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक युग्म होता है। एक केंद्रक युग्म होता है। प्रत्येक कोशिका से एक बहुकोशिक एस्कोजिनस हाइफा एस्कोजन तंतु विकसित होता है। इसी समय एस्कोगोनियम के आधार से अनेक बंध्य तंतु विकसित होते हैं, जो एस्कोगोनियम तथा एस्कोजन तंतुओं को पूर्ण रूप से घेर लेते हैं। ये बंध्य तंतु आपस में गुंथकर आभासी मृदुत की स्यूडोपेरेन्काइमस आवरण का निर्माण कर देते हैं, जिसे परिकला पेरिडम कहते हैं। तो परिकला पेरिडम एवं उससे घिरी समस्त संरचना सामूहिक रूप से एस्कोकार्प कहलाती है और यह संरचना पूर्णतः बंद होती है तथा क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। इसे क्या करते हैं? क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। देखो बेटा, ये संरचना जो 17 फिगर में दिखाई है, तो ये संरचना पूर्णतः बंद होती है और इसे अपन क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? परिकला एवं उससे घिरी समस्त संरचना सामूहिक रूप से एस्कोकार्प कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्कोकार्प कहलाती है। ठीक है, एस्कोकार्प कहलाती है और यह संरचना बंद होती है, तो इससे क्या कहते हैं अपन? क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स। तो सबसे नेक्स्ट मैं इंग्लिश की स्लाइड भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखना, इंग्लिश में स्लाइड शेयर कर रही हूँ। अपन क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। तो ठीक है, कल अपन ने स्टार्ट तो कर दिया था। ठीक है, हाँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन has been found to occur
only in a few species of Aspergillus, and Anthridium may be absent or non-functional in some species, while in some others, both the Anthridium and Ascogonium may be non-functional. Then how the development of Ascogonium occurs in Aspergillus? Ascogonium develops as a septate female branch with mild coiling called as archicarp. Initially, it is made up of basal multi-celled stalk, middle one called Ascogonium, and the apical one is called as trichogyne. Means the Ascogonium or the archicarp, you say archicarp, is differentiated into a basal multi-cell stalk and the middle Ascogonium and the apical portion called as trichogyne. Trichogyne is formed from the Ascogonium and is receptive for the male gametes. Later, all the cells of archicarp become multinucleate and it becomes densely coiled. In this way, development of Ascogonium occurs, and now the development of Anthridium in Aspergillus. So Anthridium develops either from the same mycelium from which the Ascogonium has developed, or it may develop from different thallus. It develops means the Anthridium develops as a male branch called polynodium. The male branch comes closer to the trichogyne, and then it develops a unicellular Anthridium at its apex, while the basal part is called stalk. All the cells of the male branch and also the Anthridium are multinucleate. Then how the plasmogamy and ascocarp development takes place in Aspergillus. When the Anthridium comes in contact with the trichogyne, the contact walls between them dissolve and the contents of the Anthridium enter the Ascogonium through the trichogyne. Means कहने का मतलब है बेटा, जब Anthridium ट्राइकोगाइनी के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो उन दोनों की जो कांटेक्ट वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं and the contents of the Anthridium enter the Ascogonium through the trichogyne. Now the unicellular Ascogonium divides, forming a member of forming dikaryotic cell. Now the unicellular Ascogonium divides, forming a number of dikaryotic cells. From each dikaryotic cell, a multicellular and branched ascogenous hypha arises. Each cell of this hyphae is dikaryotic, and asci and ascospores develop from them. When ascus and ascospores are developing, then at the same time, several sterile filaments develop from the base of archicarp and surround the developing asci completely, forming a pseudo-parenchymatous peridium. All these structures together form a ball-like spherical structure called as clistothecium. अब हिंदी में स्लाइड वापस से शेयर कर रही हूँ, ये देखना एस्परजिलस की हिंदी में स्लाइड में जो शेयर कर रही हूँ आपको, क्या रह गया था? फॉर्मेशन ऑफ एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स. अब है एस्कस व एस्कोस्पोर निर्माण. तो एस्कोजन तंतु की शीर्ष कोशिका सीधे ही एस्कस मात्र कोशिका एस्कस मदर सेल का कार्य करती है. एस्परजिलस में क्रोजियर का निर्माण नहीं होता है. इसके दोनों केंद्रक संयुक्त केंद्रक होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जिसे सिनकैरियन कहते हैं. क्या बताया? इसके दोनों केंद्रक संयुक्त केंद्रक होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जिसे सिनकैरियन कहते हैं. और सिनकैरियन एक अर्धसूत्री व एक समसूत्री विभाजन द्वारा 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है. प्रत्येक अगुणित केंद्रक एक एस्को बीजाणु बनाता है और इस अवस्था में
एस्कस मात्र कोशिका एस्कस कहलाती है, जिसमें 8 एस्कोस्पोर स्थित होते हैं। तो परिपक्व क्लिस्टोथीशियम के अंदर एस्कोगोनियम के सभी भाग तथा एसाई भित्तियां समाप्त हो जाती हैं तथा एस्को बीजाणु क्लिस्टोथीशियम में बिखर जाते हैं। तो क्लिस्टोथीशियम भित्ति के टूटने पर एस्कोस्पोर का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। तो प्रत्येक एस्कोस्पोर अगुणित एक केंद्र की संरचना होती है। यह उभयतली लेंस के समान मध्य खांच युक्त होते हैं, जिससे पुली के समान दिखाई देते हैं। बीजाणु भित्ति धुरी होती है और यह बीजाणु भित्ति बाह्य आउटर एपिस्पोर तथा भीतरी एंडोस्पोर की बनी होती है और उचित माध्यम प्राप्त होने पर एस्कोस्पोर बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक जाल बनाते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि एस्परजिलस नामक कवक में क्रोजियर का निर्माण नहीं होता है और प्रत्येक अगुणित केंद्रक एक एस्कोस्पोर का निर्माण करता है। प्रत्येक अगुणित केंद्रक एक एस्कोस्पोर का निर्माण करता है। इस अवस्था में एस्कस मात्र कोशिका एस्कस कहलाती है, जिसमें 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये देख लो बेटा, एस्कस मदर सेल में 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो परिपक्व क्लिस्टोथीशियम के अंदर एस्कोगोनियम के सभी भाग तथा एसाई भित्तियां समाप्त हो जाती है तथा एस्कोस्पोर्स क्लिस्टोथीशियम में बिखर जाते हैं। तो ये हो गई एस्परजिलस की बात। ठीक है बेटा, आगे समझ में। ये तो हो गया अपना एस्परजिलस पूरा हो गया। किसको क्वेश्चन पूछा है? ठीक है, नहीं तो मैं आज ले रही हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस। आज इसको स्टार्ट तो कर देते हैं। फंगस का आर्थिक महत्व, कोई क्वेश्चन पूछा है तो पूछ लो, नहीं तो मैं स्टार्ट क्या कर रही हूँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस। फंगस का, कवकों का आर्थिक महत्व भी आज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो सबसे पहले कवक समुदाय पादप जगत का एक विशाल, विस्तृत एवं महत्वपूर्ण समूह है। अति प्राचीन काल से ही विभिन्न कवक प्रजातियों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज को प्रभावित किया जाता रहा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ एवं कवक समुदाय के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी, तो इसके साथ ही कवक एवं मानव समाज के संबंध और घनिष्ठ होते चले गए। अनेक कवक प्रजातियों की मानव जीवन में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं दूसरी ओर अनेक कवक प्रजातियां अपने विभिन्न हानिकारक प्रभावों के कारण हमारे जीवन में नकारात्मक भूमिका निभाती हैं। अतः इनके आर्थिक महत्व के रूप में दोनों प्रकार के प्रभाव अर्थात लाभदायक एवं हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत है। अब अपन बता रहे हैं व्हाट आर द यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ द फंगस। कवक प्रजातियों के लाभदायक गतिविधियां। तो लाभदायक गतिविधियां में पहले बात करते हैं एडिबल फंजाई, भोजन उपयोगी कवक। तो आपको नाम याद रखने, तो प्राचीन काल से ही विभिन्न कवक सदस्यों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता रहा है। इनमें से अनेक कवक आज भी अपने स्वाद एवं पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो विभिन्न भोजन उपयोगी कवकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। तो what are the edible fungi? And these edible fungi are mushrooms, morels and tubers, खुम्बी, गुच्छी एवं कंद। तो ये कवक कौन कौन से? मशरूम्स, मॉरेल्स एंड ट्यूबर्स कवक अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इनमें प्रोटीन, विटामिन, लवण व कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो स्वाद के साथ पौष्टिकता भी प्रदान करते हैं। मतलब mushrooms, morels and tubers are the edible fungi, and these mushrooms, morels and tubers, they have carbohydrates, vitamins and proteins in abundant quantity
and they are famous for their nutritional value. अतः इनके फलन कायों फ्रूटिंग बॉडी से सब्जी एवं अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती है। तो ऐसी कवक प्रजातियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं मोर्शेला एस्क्युलेंटा। क्या क्या है? मतलब मोर्चेला एस्क्युलेंटा, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बायोस्पोरस। तो आपसे कोई नाम पूछे नेम द एडिबल फंजाई, तो यू कैन राइट एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बायोस्पोरस, मोर्चेला एस्क्युलेंटा, एगेरिकस हॉर्टेंसिस और वोल्वेरिला डिस्प्लेसिया। एक है वोल्वेरिला वोल्वेसिया। नेक्स्ट है प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस और एक है ट्यूबर एस्ट्राइबम। तो what are the edible fungi? You will write these names: Agaricus hortensis, Volverilla, Volvaceae। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो पुराने समय में ये सभी छत्रक प्रजातियां जंगलों से प्राकृतिक अवस्था में एकत्रित की जाती थी, परंतु अब न केवल अमेरिका एवं यूरोप के विभिन्न देशों में अपितु हमारे देश में भी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं पंजाब में भी इनकी कृत्रिम खेती की जाती है। और यही नहीं, इनके निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो खुम्बी एवं गुच्छी में उपस्थित विटामिन इनके परिरक्षण प्रिजर्वेशन की क्रिया में नष्ट नहीं होते। इनको हृदय रोगी एवं मधुमेह डायबिटीज के रोगियों के लिए उपयुक्त भोजन माना जाता है। अब बात करते हैं ईस्ट की। तो इस कवक का कोशिकाओं में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विशेषकर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ईस्ट इज ए फंगस and in the cells of the yeast vitamins, carbohydrates, fats and proteins are found in abundant quantity। तो ईस्ट कवक की कोशिकाओं में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं विशेषकर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अतः ईस्ट कवक को मनुष्यों एवं पशुओं के संपूरक खाद्य कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ईस्ट फंगस इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द एनिमल्स। मतलब मानव भोजन में प्रोटीन आपूर्ति प्रदान करने वाली ईस्ट प्रजातियों को भोजन फूड ईस्ट कहते हैं। शुष्क अवस्था में ईस्ट में प्रोटीन की लगभग 50% मात्रा पाई जाती है। ये अत्यंत ही सुपाच्य होती है। मतलब इन द ड्राई स्टेट ईस्ट कंटेन्स नियर अबाउट 50% प्रोटीन। शुष्क अवस्था में ईस्ट में प्रोटीन की लगभग 50% मात्रा पाई जाती है। यह अत्यंत ही सुपाच्य होती है। इसे एक कोशीय प्रोटीन, सिंगल सेल्ड प्रोटीन, SCP भी कहा जाता है। It is also called as single celled protein। इसे एक कोशीय प्रोटीन भी कहा जाता है। और प्रोटीन की प्रचुरता को देखते हुए ईस्ट को भविष्य के खाद्य स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो अनेक तंतुकी कवकों जैसे एस्परजिलस टेरियस और ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्पोरोट्राइकम, थर्मोफिली इत्यादि से भी आजकल व्यावसायिक स्तर पर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं पनीर, चीज। तो विभिन्न कवक प्रजातियों से अनेक प्रकार के पनीर तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अपन को दिखाया है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई कवक से क्या प्राप्त होती है? एक चीज मिलता है
चीज का नाम है रॉकफोर्ड। रॉकफोर्ड इसी प्रकार है पेनिसिलियम प्रजाति, पेनिसिलियम कैमेमम, पेनिसिलियम कैमेमम बेटाई। तो इससे एक प्रोटीन मिलती है जिसका नाम है गार्गोनजोला। इसी प्रकार पेनिसिलियम की एक प्रजाति और है जिससे कि चीज, पनीर की किस्म कौन सी मिलती है? गार्गोनजोला, गार्गोनजोला। तो क्या बताया? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, रॉकफोर्टाई नामक कवक से रॉकफोर्ड चीज प्राप्त की जाती है। और पेनिसिलियम कैमेम बेटाई नामक कवक से गोर्गोनजोला चीज प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से सोया या मीसो नामक चीज प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार सैक्रोमाइसिस रॉक्साई व म्यूकर हेमेलिस नामक कवकों से टोफू या चाइनीज चीज प्राप्त की जाती है। तो विभिन्न देशों जैसे इंडोनेशिया, सूरीनाम एवं न्यू गिनी में, विभिन्न देशों जैसे इंडोनेशिया, सूरीनाम एवं न्यू गिनी में राइजोपस ओलिगोस्पोरस नामक कवक की सोयाबीन से अभिक्रिया द्वारा एक विशेष खाद्य टेम्पक, यह है टेम्पफ टेम्पफ तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त किण्वन क्रिया के द्वारा जलेबी, इडली एवं कांजी जैसे व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों का औद्योगिक महत्व। तो विभिन्न कवक प्रजातियों में संपन्न उपापचयिक गतिविधियों की विविधता का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे एंजाइम्स, कार्बनिक अम्ल एवं अल्कोहल इत्यादि के प्राप्त करने में किया जाता है। तो उपरोक्त पदार्थ इन कवकों में होने वाली उपापचयिक प्रक्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने किसकी चर्चा भी कर ली? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब बेटे 10-5 हो गए हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। कल भी अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई करेंगे जिसपे की क्वेश्चन आता है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एस्परजिलस समाप्त हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद अपन दूसरी कवक भी करेंगे जिसका नाम होगा या तो पक्सिनिया करेंगे या एल्ब्रुको करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे भी क्वेश्चन आता है।